नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर वेरी गुड। आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा और तभी आप लोगों का एक बढ़िया सा जो सिलेक्शन है, बढ़िया सी एक नौकरी आप लोगों को मिलेगी। तो प्यारे साथियों, मैं भावना भाटी आप सभी का स्वागत कर रही हूँ एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार सभी बच्चे बता दीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी। कोई आवाज़ को लेकर कोई इशू बना हुआ है तो जल्दी से बताएं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। नमस्कार सभी को भाई, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और सभी का स्वास्थ्य एकदम उत्तम है। तो चलिए अपने टॉपिक को अब हम शुरू कर देते हैं। तो भाई आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वही है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जहाँ से आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते ही हैं। देखो, मैंने सेल वाला आपको चैप्टर कराया, डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी निश्चित तौर पर आपको, जैसे दिन भर में 3 शिफ्टें होती हैं, तो ऐसा मानकर चलो कि 2 शिफ्टों में तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और अब वो नहीं कह सकते कि आपकी शिफ्ट वो कौन सी होगी, इसीलिए पढ़ना सबको है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और बहुत बड़ा है, तो भैया काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो एग्जामिनर के पास क्वेश्चन बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसीलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल ही जाते हैं, है ना। तो जो टॉपिक ऑलमोस्ट बड़े होते हैं वहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो पाचन तंत्र, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि भाई आपके मुख में जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं। आपने दांतों के बारे में बात कर ली थी, आपने जीभ के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं सलाइवा की, यानी कि लार की, ठीक है। एक बार आप लोग मुझे बता दो, आवाज सही आ रही है सभी को। यूट्यूब वाली क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? उस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती है, वो क्लास आपको लाइव सेक्शन में ही देखनी पड़ती है, या फिर आप उसको यूट्यूब पर जाकर रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है। बाकी वो आप लोगों को प्यारे बच्चों पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलेगी, ठीक है। एक सेकेंड, एक मुझे एक थोड़ा सा टाइम देंगे। आवाज़ सभी को सही आ रही होगी प्यारे बच्चों, है ना। आवाज़ से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आ रहा होगा आप लोगों का, और बाकी कोई समस्या हो तो वो बता दो जल्दी से। एक सेकंड आप मुझे देंगे। आवाज़ बताओ जल्दी से, कोई इशू? राधे 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 राधे। यस मैम, ठीक है। चलो, मैं बस ये चेक कर रही थी प्यारे बच्चों की जो आपकी लास्ट क्लास थी उसमें आप लोगों का सलाइवा वाला सेक्शन आई थिंक मैंने कराया नहीं था। एक बार बताना सभी बच्चे कि जो आप लोगों की फ्राइडे में क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को सलाइवा वाला जो सेक्शन था वो कराया था या नहीं। एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देंगे सभी बच्चे। लार से हमें स्टार्ट करना है। आई थिंक लार जो है हमने वो सेक्शन अभी स्टार्ट नहीं किया था। मैंने आपको दांत पढ़ाए थे, है ना, नहीं नहीं कराया ना। हाँ, वही मैं चेक कर रही थी एक बार कि कंफर्मेशन ले लेते हैं कि कहीं आगे पीछे से हम ना चले जाएं। ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल हम लोगों ने किसके बारे में बात करा था कि हाँ जी, क्विज बहुत हार्ड थी। हार्ड आपको लगेगी क्योंकि अभी आपकी बहुत सी चीज़ें यहाँ रह रही हैं। तो बहुत से बच्चों को मैंने पहले ही बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जो आपको नए लगेंगे क्योंकि अभी आपने पढ़े नहीं है। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, कुछ कल, तो फिर वो इजी लगने लगेंगे, फिर आप जान जाओगे कि हाँ भाई यहाँ से है ना। तो आ जाओ, हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में सलाइवा की, लार की, ठीक है। लार, लार से हम लोगों को शुरू करना है। आप जैसा कि जानते हो कि आपके मुख में होती है सलाइवा, आप लोगों के मुख में पाई जाती है लार। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैम लार जो होती है इसका अमाउंट कितना होता है हमारे मुख के अंदर। हमारे मुख में डेली कितनी लार निकलती है? तो आप बताते हो 1 से 1.5 लीटर जो लार होती है हमारे मुख में डेली निकलती है। 1 से 1.5 लीटर लार आपके मुख में प्यारे बच्चों डेली सीक्रेट होती है, ठीक है। मैम ये लार जो होती है इसका पीएच मान कितना होता है? पेपर में आएगा कि लार जो होती है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है।
पीएच मान कितना होता है जो लार होती है। तो लार के जब हम पीएच मान की बात करते हैं तो याद रखना लार का पीएच मान होता है 6.8, यानी 6.8 पीएच मान के साथ जो लार होती है ये हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चे लार? हल्की अम्लीय होती है, मतलब कि स्लाइडली एसिडिक होती है। देखो पीएच मान का मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगी, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को लिख लो। कभी भी आपको लार के बारे में पूछे कि मैम लार हमारे मुख में डेली कितनी निकलती है, 1 से 1.5 लीटर लार आपका मुंह डेली बनाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इस लार का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू, लार की पीएच वैल्यू होती है 6.8, ठीक है। अब 6.8 पीएच मान है तो ये कैसी होती है, हल्की अम्लीय होती है, यानी कि स्लाइडली एसिडिक होती है प्यारे बच्चे। क्या होती है आप लोग बताकर चलते हो, स्लाइडली एसिडिक होती है। मैम एसिडिक, स्लाइडली एसिडिक का मतलब क्या होता है, या पीएच मान जो होता है इसका मतलब क्या होता है? तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे बेटा पीएच मान, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा पीएच वैल्यू। मैम क्या होता है ये पीएच मान? तो जब आप अपनी लार को एक पीएच स्केल पर रखोगे, पीएच स्केल होता है बेटा केमिस्ट्री में, मान लो ये पीएच स्केल है, ठीक है, इस पर नंबर लिखे होते हैं, ऐसे मान के चलो कि ये है पीएच स्केल, ठीक है। इस पर क्या होता है प्यारे बच्चे, इस पर नंबर लिखे हुए होते हैं, कुछ कितने नंबर लिखे होते हैं, 0 से 7 और 7 से 14, ये नंबर लिखे होते हैं। तो जब इसको कहते हैं पीएच स्केल, इसको कहा जाता है प्यारे बच्चे पीएच स्केल, पीएच पैमाना है ये। तो जब इस पैमाने पर आप अपनी लार को रखते हैं, इस पर मान लीजिए आपने लार गिरा दी तो लार ऐसे 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 यहां जाकर रुकती है, यानी 6.8 पर रुकती है जो लार है। तो जिसका भी पीएच मान 7 और 0 के बीच में होता है उसको आप एसिड कहते हो, उसको आप क्या कहते हो बच्चा, अम्ल कहते हो। जिसका भी पीएच मान आपको 7 और 14 के बीच में दिखता है उसको आप क्षार कहते हो, उसको आप बेस कहते हो, ठीक है। और जिसका भी पीएच मान आपको एकदम 7 दिखता है उसको आप उदासीन कहते हो, ना यानी कि ना क्षार और ना अम्ल, उसको आप कहते हैं न्यूट्रल, उसको कहा जाता है न्यूट्रल। तो जब आप अपनी लार को इस पीएच स्केल पर गिराओगे तो आपकी लार जिस वैल्यू पर रुकेगी, जिस नंबर पर रुकेगी, वो होता है 6.8, वो होता है भाई 6.8, ठीक है। हे पार्थ रथ को थोड़ा धीरे चलाओ बेटा, रथ एकदम धीरे ही चल रहा है, इससे ज्यादा धीरे होगा तो कछुआ भी पीछे छोड़ दोगे फिर तुम, ठीक। तो यहाँ पर जो आप लोगों की लार होती है इसका पीएच मान हो जाता है 7.8। भाई जब एकदम 7 हो जाएगी तो उदासीन हो जाएगी, 7 से ज्यादा होगी तो क्षार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 7 के बहुत करीब वैल्यू है, इसलिए कह देते हैं हल्की अम्लीय। मैम ज्यादा अम्लीय कौन सी होती है, जो 0 के जितना करीब होगा वो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, ये 7 के ज्यादा करीब है जो नंबर है, तो इसीलिए इसको कह देते हैं हल्की अम्लीय। तो आपकी जो लार होती है इसका पीएच मान होता है 6.8, यानी ये स्लाइडली एसिडिक होती है, ठीक है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ये बायोलॉजी में आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट कि मैम ये जो लार होती है ये हमारे मुख में कहाँ से निकलती है, कहाँ से बनती है? आप कहते हो आपकी लार ग्रंथियों से, ठीक है। तो आपके मुख में लार ग्रंथि लार बनाती है। तो कभी भी आपको पूछे कि लार हमारे मुख में कहाँ से निकलती है, कौन बनाता है लार, तो बताओगे लार ग्रंथि लार बनाती है। सैलिवरी ग्लैंड होती हैं प्यारे साथियों हमारे मुख के अंदर, सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस्ड सलाइवा। तो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा को प्रोड्यूस्ड करती हैं, जो सलाइवा को बनाती हैं। तो आपके मुख के अंदर होती हैं लार ग्रंथियां जो लार बनाती हैं। अच्छा मैम ये लार ग्रंथि कितनी होती हैं, पेपर में प्रश्न आता है कि हमारे मुख में कितने तरीके की लार ग्रंथियां हैं, तो ये लार ग्रंथियां 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बता दो एक बार, तो बताऊंगी बिल्कुल, आ जाओ अब हेडिंग डालो लार ग्रंथियां, हेडिंग डालेंगे लार ग्रंथियां। तो आपके मुख के अंदर लार ग्रंथियां जो होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं, ये 3 होती हैं प्यारे बच्चे। तो सैलिवरी ग्लैंड्स आप लोग हेडिंग डालेंगे, कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो चलिए आइए बात करते हैं। भाई आपके मुख के अंदर जो लार लेने वाली ग्रंथियां हैं वो 3 है ना। कौन कौन सी? पहले नंबर पर होती है पैरोटिड, पहले आप लोग लिख ले फिर मैं आपको इनकी फोटो दिखाऊंगी। पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पहले नंबर पर आती है पैरोटिड, जिसको आप लोग कहते हो अधोकर्ण।
जिसको आप लोग कहते हैं अधोकर्ण लार ग्रंथि। तो बच्चा ऐसी ग्रंथि जो आपके कान के पीछे से निकलती है, नाम में आ रहा है ना अधोकर्ण, मतलब ये यहां से निकल कर आती है आपके मुंह में, कान के पीछे से। ठीक है, मैंने कहा पहले लिख लो, पहले इनके बारे में समझ लो, फिर फोटो भी दिखाऊंगी। तो पैरोटिड लार ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो बताकर चलोगे पैरोटिड। सबसे बड़ी ग्रंथि है प्यारे बच्चे, या पूरा लिख देती हूँ लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड होती है। बिगेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इनको कहा जाता है, बिगेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। आपके पास 3 सैलिवरी ग्लैंड है, उन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, यही होती है पैरोटिड। तो 3 तरीके की सैलिवरी ग्लैंड होती हैं आपके शरीर में, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं। तो मैम इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है आप ये बता दें, तो आप बताते हो कि पैरोटिड सबसे बड़ी है। ठीक है, क्लियर। मैम पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, अनामिका जी क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ, पढ़ने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, पैरोटिड के बारे में, कि मैम सबसे बड़ी है। दूसरा पॉइंट, ये कहाँ से निकलती है, इसकी लोकेशन पूछ लेता है। तो आप लोग बताओगे यह कान के पीछे से निकलती है, यह कान के पीछे से निकलती है बेटा, तभी तो इसका नाम है अधोकर्ण, कान के पीछे से निकलती है, ये याद रखोगे। ठीक है, तो कई बार ये पैरोटिड के नाम से भी आ जाती है, हिंदी में भी। बेटा हिंदी में इसको अधोकर्ण नहीं लिखा मिलेगा, हिंदी में भी पैरोटिड और इंग्लिश में भी पैरोटिड। तो इसीलिए कुछ नाम ऐसे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही दे देता है एग्जामिनर, और बच्चे कंफ्यूज। तो इसीलिए कुछ कुछ चीजें इंग्लिश में भी याद करते चलना। ठीक है, बायोलॉजी में ऐसा नहीं है कि आपको प्योर हिंदी वाला शब्द ही देगा, इंग्लिश का ही हिंदी वर्जन भी दे देता है। जैसे पैरोटिड को ही हिंदी में लिख के दे देगा पैरोटिड। ठीक है, तो ये कहाँ से होती है, ये कान के पीछे से निकलती हैं। ये आप लोगों को बिहाइंड द ईयर मिलती हैं, बिहाइंड द ईयर। पूछेगा कि कान के पीछे से निकलने वाली लार ग्रंथियां कौन सी होती हैं, आप कहते हो पैरोटिड होती हैं, कान के पीछे से निकलने वाली। ठीक है, इनके बारे में एक और पॉइंट, भाई आपके शरीर के अंदर जब ये पैरोटिड ग्रंथियां इन्फेक्शन हो जाता है ना इनके अंदर, तो प्यारे साथियों याद रखना ये एक बीमारी करती है, उस बीमारी का नाम होता है कनफेड़ा या फिर गलफेड़ा या गलसुआ रोग। तो जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का, तो गलसुआ रोग होता है। इस पॉइंट को हम जब वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ेंगे वहां बताऊंगी, गलसुआ रोग में इसको लिखवाऊंगी, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनके बारे में ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। आ जाओ मैम, दूसरी लार ग्रंथि कौन सी है बताओ। दूसरी होती है सबलिंगुअल, दूसरी है प्यारे बच्चे सबलिंगुअल, सबलिंगुअल जिसको कहते हो आप लोग अधो जिह्वा। जिह्वा मतलब, जिह्वा का मतलब होता है जीभ, आप लोगों की जीभ। अब अपनी जीभ को उठाकर देखना शीशे में ऐसे, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ लार ग्रंथियां नजर आएंगी। तो ऐसी लार ग्रंथियां जो आपके जीभ के नीचे से निकलती हैं। जब कभी भी हम अपनी जीभ को ऊपर उठाते हैं मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीभ को जब उठाते हो तो जीभ की जो लार ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। जब आप खाने को चबाते हो तो तब भी आपके मुंह में लार बनती है जो खाने में मिलती है। मैम क्यों? क्योंकि जब कभी भी मुंह में खाना जाएगा तो ये एक्टिव हो जाती हैं। वैसे ही जब आप अपनी जीभ को उठाते हो तो खाना जब चबा रहे हो तो जीभ तब भी आपकी ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसका मतलब है जीभ को ऊपर उठाते ही जीभ से लार निकलनी शुरू हो जाती है। तो आप बताते हो सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का कहाँ से पाई जाती है बेटा ये, तो बताओगे ये इनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट कि सबसे छोटी लार ग्रंथि है, सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है बेटा। सबसे छोटी लार ग्रंथि आपको पेपर में पूछता है तो बताना सबलिंगुअल। सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। क्लियर है ना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो सबसे छोटी लार ग्रंथियां कौन सी हो जाती हैं? सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब ही होता है बेटा भाषा। अब मुझे एक बात बताओ, आप भाषा किससे बोलते हो? जीभ से बोलते हो ना। अगर मैं अपनी जीभ को पकड़ लूं और बोलने की कोशिश करूं तो बोल ही नहीं पाऊंगी। तो लिंगुअल, आपने इस शब्द को सुना है, कई बार बुक्स होती हैं तो वो 2 भाषा में आती हैं, तो हम कह देते हैं ये बुक बायलिंगुअल है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो लिंगुअल का मतलब है भाषा
और भाषा कहाँ से बोलते हैं? जीभ से। तो आपने ट्रिक को पकड़ लिया कि जीभ के नीचे से निकलने वाली ग्रंथियां हैं सबलिंगुअल। तो ये जीभ के नीचे से निकलती हैं, आप याद रखोगे। तो लिखोगे ये जीभ से निकलती हैं, ये जीभ से निकलती हैं। तो पूछ लेगा कि सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहाँ से निकलती हैं? ये जीभ से निकलती हैं। ठीक है, तो बताओगे ये कहाँ से निकलती हैं? ओरिजिनेट, ओरिजिनेट फ्रॉम टंग। तो आपकी जो टंग होती है, जीभ, ये वहां से निकलती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जीभ से निकलने वाली लार ग्रंथियां हैं, ये जीभ से निकलती हैं। क्लियर? अब चलते हैं अगली ग्रंथि की तरफ। 3 होती हैं, 2 लिख ली आपने। अब चलते हैं तीसरी ग्रंथि की तरफ। बायलिंगुअल आज सुना है, अच्छा बेटा बायलिंगुअल बुक्स होती है जो आपको खरीदनी होती है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट दिया होता है। तो लिंगुअल का मतलब ही शब्द भाषा होता है, भाषा, और भाषा आप जीभ से बोलते हो। तो ये जीभ के नीचे से निकलती हैं। मैम तीसरी कौन सी होती है? तो तीसरी लार ग्रंथियां हो जाती हैं सब मैंडीब्यूलर, सब मैंडीब्यूलर। मैंडीब्यूलर बोले तो मैंडीब्यूलर आपकी एक हड्डी होती है, मैंडीबल हड्डी, ये वाली, ये जबड़े की हड्डी। जब आप हड्डियों को पढ़ोगे तो आपको मैं बताऊंगी ये जबड़े की हड्डी है, मैंडीबल हड्डी, यहां से निकलती हैं ये। तो यहाँ पे जबड़ा है, अंदर की तरफ आपकी कुछ लार ग्रंथियां निकल रही हैं, तो ये होता है जबड़ा, और जबड़े की हड्डी को कहते हैं मैंडिबल। सबसे मजबूत हड्डी है आपके शरीर की। तो मैंडिबल देखो शब्द आ रहा है, मैंडिब्यूलर। तो ये कहाँ से निकलती है? ये जबड़े की ग्रंथि है, इसको आप लोग जबड़े की ग्रंथि बोलते हो। तो बच्चा इसके तो नाम में ही आप लोगों ने पहचान लिया कि भैया ये तो जबड़े से निकलती है। तो तीसरी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये जबड़े से निकलती है। तो आपको पूछ लेगा कि कौन सी लार ग्रंथि है ना, इनमें से कौन सी लार ग्रंथि जबड़े से निकलती है, ऐसे पूछ लेगा। तो आप लोग बताओगे कि ये जबड़े से निकलती है। क्लियर? तो आप लोगों ने ये कह के चलना है। तो बताओगे ओरिजिनेट, ओरिजिनेट फ्रॉम जो। तो आपका जो है, आपका जो जबड़ा है, ये वहां से निकलती है। अब इनका फोटो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जो आपकी 3 तरीके की सैलिवरी ग्लैंड है, इनका फोटो दिखाती हूँ। तो जो आप लोगों की सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, इनकी जब आप इमेजेस देखोगे तो इस तरीके से ये आपकी बॉडी के अंदर, आपके मुंह में आपको नजर आती हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये आप लोगों के अलग अलग सेक्शन से निकलती हैं, और आप लोग जानेंगे इनको कि इनका जो अलग अलग वर्क है बेसिकली वो क्या हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाती हूँ इमेज, ये वीडियो ना हो, देखो यहाँ पर आप जब इसको देखते हैं तो ये आपकी जो ग्लैंड्स है, 3 तरीके की आपकी ग्लैंड्स होती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि ये जो आपका कान के पीछे से या कान वाला जो एरिया होता है, यहाँ से पैरोटिड ग्लैंड आप लोगों की रिलीज होती है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये आपको? और प्यारे बच्चे, ये जो आप लोगों का जबड़ा है, ठीक है, ये पूरा एरिया यहाँ से निकलती है सब मैंडिब्यूलर, और आपकी जो जीभ होती है अंदर की तरफ, वहां से निकलती है सब लिंगुअल। तो कुल मिलाकर आप लोग कह सकते हो कि 3 तरीके की लार ग्रंथियां हमारे पास होती हैं। 3 तरीके की लार ग्रंथियां हमारे पास होती हैं, पैरोटिड होती है, सब मैंडिब्यूलर होती है, सब लिंगुअल होती है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? कौन है सबसे छोटी, कौन सबसे बड़ी, यहां से आपको ये पूछेगा, और आपने चीजों को यहां से कर लिया है। ठीक है, बताओ। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग और इमेज को थोड़ा सा डिटेल से देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कौन सा यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग देखकर चलते हैं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ देखो, ये रहा आपका इमेज। ठीक है, इस इमेज को जब आप लोग देखते हैं तो यहाँ से आपको क्लियरिटी चीज़ों के बारे में हो जाएगी। तो देखो, सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती हैं ये होती हैं पैरोटिड, जो आपको नजर आ रही है आपके कान के पास होती हैं, या कान का ये जो एरिया है इसके जस्ट पीछे की तरफ होती हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखते हो आपके मुख में ये जो जीभ होती है ना,
आपके मुख के अंदर ये जो आपको जीभ नजर आ रही है, इससे निकलती हैं सबलिंगुअल, और जो जबड़ा होता है बेसिकली उससे निकल रही होती हैं सब मैंडिब्यूलर। तो ये 3 तरीके की ग्रंथियां जो आपके माउथ के अंदर होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऐसे करके ये इमेज आपको दे सकता है पेपर में। आपको यहाँ ए लिख देगा, आपको यहाँ पर बी लिख देगा, यहाँ पर आपको सी लिख देगा, और कह देगा कि आपके माउथ के अंदर 3 तरीके की लार ग्रंथियां हैं, इनकी सही सही लोकेशन को बताइए। तो ए पर आना चाहिए पैरोटिड, बी पर आना चाहिए जीभ, और आपका सी पर आना चाहिए सबमैंडिबुलर। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मैम जी जो हमारी लार ग्रंथियां हैं, इन्होंने लार को बना दिया। अब बात करते हैं कि लार के अंदर जो लार है इसमें पानी कितना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपकी लार के बारे में। ठीक है, तो लार के अंदर पानी कितना होता है, तो बताएंगे लार में 99, ऐसे लिख लेना, 98 से 99% पानी होता है। ठीक है, तो आपकी जो लार होती है इसमें कितना पानी होता है आपको पूछ लेता है। तो आपके मुख में ये जो लार है इसमें 98 से 99% पानी होता है। तो बताओगे सलाइवा कंटेन 98 to 99% वाटर। तो जो आप लोगों की लार होती है इसमें कितना % वाटर होता है ये भी आपको पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। तो आपने कहा 98 से 99% वाटर होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि मैम जो लार होती है बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। हमारे मुख में जो लार है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। तो मैम जो पाचन मुख से शुरू हो रहा है, इसमें ऐसा क्या है कि पाचन मुख से शुरू हो रहा है, पेट में क्यों हो रहा है? पेट में नहीं हो रहा है, मतलब मुख से क्यों शुरू हो रहा है? तो इसका रीजन है लार। आपके मुख में है लार, और लार में है एंजाइम जो खाने में मिल जाते हैं और खाने का पाचन करने लगते हैं। तो आइए बात करते हैं लारीय एमाइलेज, लारीय एंजाइम के बारे में। ठीक है, लार एंजाइम। अब बात करते हैं कि आपकी लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। बात करेंगे सेलेवरी एंजाइम्स के बारे में। तो आपकी जो लार होती है इसमें 2 एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। हमारी जो लार है इसमें 2 एंजाइम होते हैं। एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है बच्चा लाइसोजाइम, हिंदी में भी बोलेंगे लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम एक होता है, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम। और मैम दूसरा होता है बेटा टॉलिन, दूसरा होता है टॉयलिन। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा टॉयलिन का। तो दूसरा होता है टॉयलिन। अब टॉयलिन का एक और नाम है, ये जो टॉयलिन होता है इसका एक और नाम है, इसको हम लोग सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं। इसी को हम लोग सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं। पेपर में कई बार पूछा गया है कि लारीय एमाइलेज कहाँ बनता है। तो लारीय एमाइलेज इसका नाम है, तो मतलब लार में बनता है। या आपको ऐसे भी दे सकता है कि लारीय एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, तो टॉयलिन जो होता है इसी को कहते हैं लारीय एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज। ठीक है, ठीक भाई, समझ में आ गई बात? क्लियर? तो अब भैया सब जितने भी बच्चे हैं ना जो भी कमेंट कर रहे हैं, सबको अपना मैसेज इंपॉर्टेंट ही लगता है। ठीक है, तो ये जो तुम सुपरियॉरिटी दिखाते हो ना कि जो फालतू कमेंट करते हैं उनका तो तुम जवाब दे देते हो, हम कुछ पूछ रहे हैं हमारा जवाब नहीं देते, तो इस मेंटेलिटी को आज ही कह रही हूँ बदल लो। हर कोई बच्चा, क्या किसी को अपनी बात कभी फालतू लगती होगी ये बताओ? हर कोई बच्चा जो भी कमेंट कर रहा है उसके दिमाग में जो डाउट आया उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए बेशक ना हो। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी थोड़ा सा बदलो और ये चीजों को सोचो कि जब 5000 बच्चे लाइव होते हैं, 5000 में से किसका आंखों के सामने निगाहों के आगे कमेंट आ जाए तो उसका रिप्लाई हम कर देते हैं। जिसका मैसेज हमें दिख ही नहीं रहा है, स्क्रॉल होए जा रहा है, उसका रिप्लाई हम कैसे कर दें ये बताओ? तो थोड़ी सी ये सोच भी रखा करो। ठीक है, फिर तुम ये इस तरीके की तुम थोड़े से अडल्ट हो चुके हो, थोड़े से समझदार हो चुके हो, तो इस मेंटेलिटी को बदलने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है जरूरी नहीं वो दूसरों को भी इम्पोर्टेंट लगे, तो हर किसी का नज़रिया अलग है। ठीक है ना, तो आओ आगे बात करेंगे। मैम ये क्विज में आया था। हाँ बेटा बिल्कुल आ गया होगा क्विज में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा ना क्विज में जो आपको डिफिकल्ट लग रही थी ना चीज़ें, अब वो आसान लगती चलेंगी क्योंकि अब आप उसको पढ़ चुके होगे।
ठीक है, चलो क्लास रुक रुक कर चल रहा है, मेरे सामने तो बेटा एकदम सही चल रहा है। स्पीकर मुंह से थोड़ा दूर रखूं, अब आवाज सही आ रही है? ठीक है। अब बुरा लग गया होगा। तो बुरा नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि भाई आपको समझाया जाए, आपको जीवन के जो अच्छे बुरे बैड मैनर गुड मैनर उनको समझाया जाए। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपने आप में सबसे बढ़िया रहता है। किसी को अपनी बातें अपना बोलना किसी को बुरा लगता है क्या? तो भैया वो तो इस नजरिए को छोड़ो कि दूसरों के फालतू कमेंट है। कमेंट तो सबके कैसे भी हो सकते हैं, अब वो हमें देखना है ना। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं आपका पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको बता सकूं। ठीक है ना बेटा, चलो आ जाओ, अब सुनो इधर। अब आपकी लार में जो होते हैं वो कितने एंजाइम होते हैं? 2 होते हैं, एक लाइसोजाइम और प्यारे बच्चे एक होता है टोलिन। टोलिन को ही आप लोग कहते हो लारिये एमाइलेज यानी कि सेलेवरी एमाइलेज। ठीक है, अब मैम लाइसोजाइम जो है ये क्या करता है? क्या ये खाने को पचाता है? तो ये एक ऐसा एंजाइम है बच्चा जो खाने को नहीं पचाता। तो इसका काम क्या है? इसका काम होता है जीवाणुओं का ढिशुम ढिशुम, जीवाणुओं का सफाया करना। ठीक है, तो साबुन है एक तरीके से, साबुन तुम्हारी लार के अंदर पाई जाने वाली साबुन है जो जीवाणुओं का सफाया करती है। तो इसका काम होता है भोजन, या इसका काम होता है मुख में जीवाणु को मारना, मुख में जीवाणु को मारना। इसका काम होता है मुख में जीवाणु को मारना। ठीक है, अब आपके लार में है तो दैट्स मीन मुख में ही होगा, है ना, मुख के जीवाणुओं को मारेगा जब लार में है तो इसका काम होता है किल बैक्टीरिया, किल बैक्टीरिया इन माउथ। ठीक है, इसका काम होता है किल बैक्टीरिया इन माउथ। तो भैया ये हो जाता है आपकी लार के अंदर बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम। अब मैम क्या ये कहीं और भी होता है हमारी बॉडी में, या हमारे माउथ में या हमारी लार में ही होता है? तो बेटा ये आपके बॉडी में और भी कई जगह होता है, जैसे ये आप लोगों के आंसुओं में भी पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होता है? आंसुओं में भी होता है प्यारे बच्चे, ये आपके आंसुओं में होता है, ये आप लोगों के मूत्र में होता है, या आप लोगों के पसीने में होता है। ठीक है, तो ये कई जगह आप लोगों को आपके शरीर में मिलता है। तो कहाँ कहाँ होता है आप लोग बताते हो कि मैडम जी हमारे आंसुओं में होता है, टीयर्स, है ना, जब रोते हो तो आंखों से जो मोती गिरते हैं, आंखों से जो आंसू गिरते हैं। मूत्र में होता है बेटा यूरिन। ठीक है, आपके स्वेट यानी पसीने में होता है। तो ये आपके शरीर में लार के साथ साथ और भी कई जगह होता है। कहाँ कहाँ? आपने कहा आंसू में, मूत्र में, पसीने में। मैम वहां पर क्या काम कर रहा है? तो वहां पर भी बैक्टीरिया को मार रहा है। कई बार हमें रोना भी चाहिए, कई बार हंसते रहो, कहते हैं हंसना जीवन के लिए अच्छा है, हंसते रहो भाई, हंसते भी रहो, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है कि आप लोगों का ब्लड में भी होता है, ब्लड में नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, आप लोग बताकर चलते हो कि ये आपकी लार में, आंसू में, मूत्र में और यूरिन उसमें पसीने में होता है। आपने पढ़ा है जीवन में हंसना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं कहीं रोना भी अच्छा होता है, क्योंकि रोने से आपकी आंखों की सफाई होती है, आपकी आंखें चमकती हैं। तो दैट्स मीन ये आपके आंसुओं के अंदर जब होगा तो वहां भी बैक्टीरिया को किल करता है। आपका यूरिनरी ट्रैक वहां को क्लीन करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेटिंग होती है, पसीना, उससे आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है, बुरे बैक्टीरिया, उनको भी फिल्टर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखोगे। क्लियर? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? तो बेटा ये जो टोलिन नाम का एंजाइम होता है, ये आपकी लार के अंदर एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। बहुत बार क्वेश्चन बना है पेपर में, इंपोर्टेंट करके लिख लेना, है ना। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बना है और पिछले वर्ष भी पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम है। एक शिफ्ट में तो ये आ गया था जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो आप कहेंगे लार में टोलिन होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एक बार ये पूछा था कि लार में जो टोलिन होता है ये कौन से पोषक पदार्थ को पचाता है, आपने कहा था कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। एक बार ये पूछा कि कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। तो देखो 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन यहां से बने थे पीवाईक्यू में। तो चलो पढ़ते हैं, इस बार खल्लास करके आएंगे तीनों को, कोई सा भी पूछ ले भैया। तो इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन।
ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या करता है? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अच्छा मैम, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो आपने नाम तो सुना है, जैसे खाने में प्रोटीन होता है, जैसे खाने में विटामिन होते हैं, जैसे खाने में फैट होता है, वैसे ही होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके के पोषक पदार्थ है। जब आप न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल आपने ये पढ़ा कि आपकी लार में एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। अगर आपने रोटी खाई, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, तो दैट्स मीन रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके मुख से ही पचना शुरू हो जाता है। तो आपके मुख के अंदर वो कौन सा पोषक पदार्थ है जो पचना शुरू होगा? जब भी आपने कुछ खाया, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है और आपने मुंह में रख के उसको चबाया, तो मतलब अब वो यहीं से पचना शुरू हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि पाचन मुख से शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो जाता है। तो आपने पहला पॉइंट पढ़ा कि ये जो टॉलिन होता है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। मैम इसी के बारे में दूसरा पॉइंट बताओ। तो आ जाओ बात करते हैं टॉलिन के बारे में। दूसरा पॉइंट, तो ये जो टॉलिन होता है इसी के बारे में दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, जो टॉलिन आप लोगों की लार में होता है इसी के बारे में दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये मंड होता है कार्बोहाइड्रेट, मंड को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, मंड को किस में बदलता है बच्चा? ग्लूकोज में बदलता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि हमारी लार में कौन सा एंजाइम मंड को ग्लूकोज में बदलता है। तो ये आप लोग लिखेंगे इट कन्वर्ट स्टार्च। मंड होता है स्टार्च, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज के अंदर। तो इट कन्वर्ट स्टार्च टू ग्लूकोज, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो। तो इस स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखने हैं टॉलिन के बारे में। क्लियर 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 भाई? नहीं मैम, एंजाइम 4 होते हैं, लाइसोजाइम, डाइजेशन, स्टिकी डाइजेशन। प्यारे बच्चों, आपको 2 याद रखने हैं। यहां पर लार में 2 हैं, लाइसोजाइम है और बताकर चलोगे टॉलिन, जिसका नाम होता है एमाइलेज। इसी को कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम भी कह देते हैं। वो मैंने लिखवा दिया क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि आपके मुख के अंदर जो खाना रखा हुआ होता है उसको एक्चुअल में किस नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने रोटी उठाकर मुंह में डाल दी, चबा रही हूं मैं उसे, तो अब वो क्या है? वो जो मिक्सचर मेरे मुंह में रखा हुआ है उसको क्या कहते हैं? तो नोट कर एक चीज लिखेंगे, मुख में रखे भोजन को। ठीक है, तो एक नोट कर आपको चीज लिखनी है, मुख में रखा भोजन, मुख में रखे भोजन को। ठीक है, ऐसा भोजन जो तुम मुख में रखकर बैठते हो, भोजन को लुगदी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुगदी कहते हैं। आया हुआ प्रश्न कि आपके मुख में जो भोजन रखा रहता है उसको क्या कहते हैं? लुगदी कहते हैं। तो लिखोगे फूड प्रेजेंट इन माउथ। आपके मुख में जो खाना रखा हुआ है, प्रेजेंट इन माउथ, फूड प्रेजेंट इन माउथ इज कॉल्ड बोलस। क्या कहते हैं बच्चा? उसको बोलस कहते हैं। ठीक है, बोलस। आपके मुख में जो खाना रखा हुआ होता है जिसको आप निगल जाते हो और वो पेट में पहुंच जाता है, तो वो जब आपके मुख में है, जब आप उसको चबा रहे हो, उसको कहते हैं लुगदी, बोलस। यानी कि ये लार जो तुम्हारे खाने में मिल रही है ना, ये बोलस में मिली हुई होती है। ठीक है, ये बोलस में ही मिली हुई होती है प्यारे बच्चे। समझ में आ गई बात? तो इसको कहते हैं बोलस। जब आप लोग अपने मुख में खाने को रखेंगे और इनसाइड द माउथ जो फूड होता है आप लोगों का, या आपके मुख में जो खाना प्रेजेंट होता है, उसको आप लोग क्या कहते हो? उसको आप कहते हो बोलस, है ना? उसको आप लोग क्या कहकर चलते हो? उसको कहा जाता है भाई बोलस। क्लियर? यहाँ पर फिलहाल
कोई ऐसा डायग्राम मुझे नजर नहीं आ रहा है जिसको मैं दिखाऊं। देखो इसको, ये भाई साहब जी हैं, अगर इनके मुंह में मैं कोई खाना डाल दूं, ले बेटा खाओ, खाना खा, तो ये अपने मुंह के अंदर इस भोजन को रखे हुए हैं और इसको चबा रहे हैं। ये फूड है इनके माउथ के अंदर, इसको ये क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं। तो दैट्स मीन यही है बोलस, इसी को कहेंगे हम बोलस। तो मुख में रखा हुआ खाना क्या होता है, लुगदी, या इसी को कहते हैं बोलस। तो ऐसा खाना जो तुम्हारे मुख के अंदर है, आप उसको चबा रहे हो, इसको कहते हैं बोलस। ठीक है, क्लियर बात। पेट में भी होता है टॉयलिन, नहीं प्यारे बच्चे, पेट में नहीं होता टॉयलिन। ठीक है, पेट में नहीं होता, फिर आपकी पेनक्रियाज निकालती है एमाइलेज, तो ये लारी एमाइलेज है। पेट में पेनक्रियाज में होता है केवल एमाइलेज, तो उसको भी अभी हम बताएंगे। ठीक है, चलो आओ अब आगे बात करते हैं। क्लास कहाँ रुक रही है बेटा? बोलो तो गोली होती है ना, बोलो मतलब समझ नहीं आया। बोलस मतलब वही एक ऐसा ऐसा मिक्सचर आपके मुख में जिसमें लार मिली हुई है और आपने उसको दांतों से चबा दिया है, उसको निगल जाओगे तो वही है बोलस। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं कि मैम हमने अपने मुंह वाले पोर्शन को पूरा पढ़ लिया, दांत पढ़ लिए, जीभ पढ़ ली, लार पढ़ ली, लार में कौन से एंजाइम है वो पढ़ लिए, सारे एंजाइम का काम पढ़ लिया। अब ये जो बोलस है इसको अब निगलने की बारी आई, तो ये बोलस ऐसे ऐसे जाकर आपके पेट में अब जाएगा। ठीक है, अब ये भाई साहब इसको चबा रहे हैं अभी, अब जब इसको चबा लेंगे तो इसको निगलेंगे और ये ऐसे ऐसे जाकर नीचे पेट में जाकर गिरेगा। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है एपिग्लोटिस, यहां पर आपको एक संरचना दिख रही है एपिग्लोटिस, जिसको आप कहते हो घाटी। क्या कहते हो बच्चा? घाटी। तो मैम यहां पर ये घाटी क्या है, यहां पर ये जो हमें संरचना दिख रही है ये वास्तव में क्या है, ये घाटी क्या है, एपिग्लोटिस क्या है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैम ये जो घाटी होती है, ये जो एपिग्लोटिस है, ये एक ऐसी संरचना है जो आपके खाने को और आपकी जो श्वास नली है और आपकी जो भोजन नली है दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है। देखो ऐसे, जैसे मैं अभी समझाने वाली हूँ। हाँ भाई आजा, इधर आजा। देखो ये और ये लाल है और ये नीला है। ये लाल वाली तुम्हारी सांस वाली नली है, ट्रैकिया, जहां से तुम सांस लेते हो। देखो ऐसे, जिस जिस रास्ते से फेफड़ों में मेरी हवा गई होगी वो ये वाली नली है, और इसके पीछे जो है ये वाली नली है, वो नली जब मैं कुछ खाऊंगी तो भोजन मेरे पेट में पहुंचाएगी ये नली। तो जो आप ब्लू वाली देख रहे हो ये भोजन वाली नली है। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं ये दोनों नली बिल्कुल यहाँ पर है, यहाँ आगे होती है सांस वाली नली, उसके पीछे होती है भोजन वाली नली। ठीक है, तो मैम जब हम खाना खाते हैं तो कई बार सांस वाली नली में भी खाना चला जाता है, कई बार, लेकिन नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो वो पेट में ही जाकर गिरता है, वो फेफड़ों में नहीं जाता। तो ऐसा क्यों? ऐसा होता है इसकी वजह से ये एपिग्लोटिस, ये इसकी वजह से ये एपिग्लोटिस है, घाटी। मैम ये क्या करती है, ये आपकी दोनों ट्यूब को बेसिकली सुरक्षा दे रही है। कैसे? जब आपने खाना खाया तो खाना कौन सी नली में जाना चाहिए ये बताओ। मुकेश जी मैं गुस्सा नहीं हूं बेटा, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। गुस्सा तो जब आएगा ही ना जब तुम्हारे ऐसे जवाब रहते हैं, मतलब कुछ नहीं, मैं तो गुस्सा कर ही नहीं रही, मैं तो बिल्कुल सही बता रही हूँ चीजों को। ठीक है, फंदा क्यों पड़ता है अभी वही बता रही हूँ बेटा, अभी वही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, मुझे तो बहुत तेज पीलिया हो गया है बेटा, पीलिया हो गया तो आप डॉक्टर को दिखाएं जाकर। ठीक है, चलो अब इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। तो भाई ये दोनों ट्यूब है आपकी, है ना, सांस वाली नली, भोजन वाली नली। अब जब हमने खाना खाया तो ये एपिग्लोटिस जो है एक ढक्कन है, ऐसा समझो, यहाँ पे एक ढक्कन लगाकर भेजा है भगवान ने। ये ढक्कन क्या करता है, ऐसे सांस वाली नली पर ढक जाता है, तो खाना आपकी भोजन नली से आपके पेट में चला जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, आपने सुना है ना कि खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। जब हम खाना खाते हैं ना तो प्यारे बच्चे हम सांस लेते हैं, और सांस अगर आप खाना खा रहे हो उसको निगल रहे हो और निगलते वक्त सांस भी ले रहे हो तो एक दिक्कत हो सकती है। खाना निगलते वक्त कभी भी आप सांस नहीं ले सकते, जैसे खाना निगल रहे हो ऐसे, तो उस टाइम एक ही प्रक्रिया हो सकती है, या तो खाने को निगल रहे हो या सांस ले रहे हो। जब ये दोनों काम एक साथ हो जाए, भाई जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो दैट्स मीन बोलने के लिए हमें हवा को भी अंदर भेजना होता है ना, तो बोलते बोलते हम लोग हवा को भी अंदर ले जाते हैं और खाना भी बीच में अटका हुआ है हमारे मुंह में, वो भी
अंदर को खिसक जाता है। तो ये ढक्कन बीच में रह जाता है ऐसे, ये ढक्कन बेचारा बीच में रह जाता है और खाना सांस वाली नलिका में या भोजन नलिका में कहीं भी जा सकता है उस दौरान। अगर भोजन नलिका में गया तो बढ़िया, वहीं पहुंचाना है, लेकिन अगर सांस वाली नलिका में खाना चला गया तो तुम्हें लगता है फंदा, फिर तुम्हारी जान को बात आ जाती है, फिर नाक से भी पानी, नाक से भी खाना निकल आता है, सांस ही नहीं आती भैया, फिर तुम्हें बजाया जाता है, तब जाकर वो नीचे को खिसकता है खाना, फिर आपको थोड़ा सा सांस आता है प्यारे बच्चे। तो ये ढक्कन जो है ये सांस नली और भोजन नली दोनों को प्रोटेक्ट करता है, यही होता है एपिग्लोटिस। तो ये एक ढक्कन नुमा संरचना होती है एपिग्लोटिस। आ जाओ छोटा सा पॉइंट एपिग्लोटिस के बारे में लिखवा दूं कि मैम जो एपिग्लोटिस होता है ये क्या काम करता है। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट अब हम लिखने वाले हैं एपिग्लोटिस के बारे में। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो होता है इसको कहते हैं घाटी, इसको कहा जाता है घाटी। तो ये क्या करती है बेटा, ये ढक्कन नुमा संरचना होती है। ठीक है, तो लिखोगे यह एक ढक्कन नुमा संरचना है, यह एक ढक्कन नुमा संरचना है जो श्वास नली, जो श्वास नली व भोजन नली, वह भोजन नली को सुरक्षा देती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये क्या करती है एपिग्लोटिस, आपकी श्वास नली और भोजन नली को सुरक्षा देती है। तो लिखोगे इट इज कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है दैट प्रोटेक्ट ट्रैकिया, श्वास नली को कहते हैं बच्चा ट्रैकिया, है ना, और भोजन नली एंड ओइसोफेगस, ओइसोफेगस भोजन नली को कहते हैं ओइसोफेगस। तो ये एक ऐसी ढक्कनुमा संरचना भगवान ने लगाकर भेजी है जो कि दोनों नली को क्या करती है प्यारे बच्चे, आप लोग बताएंगे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। तो अब आपको कभी भी पूछेगा कि वो संरचना जो भोजन नली श्वास नली को सुरक्षा देती है, आप बताएंगे एपिग्लोटिस। अब प्यारे बच्चों जो एपिग्लोटिस था इसने खाने को पहुंचा दिया आपकी श्वास नली में, खाना पेट में पहुंच गया। लेकिन पेट में पहुंचा कैसे, पेट में पहुंचा भोजन नली के द्वारा। भाई खाना भोजन नली से होता हुआ ऐसे नीचे को गया। अब बात करते हैं भोजन नली की, तो आइए हेडिंग डालेंगे ओइसोफेगस। अब बात करेंगे भोजन नली की, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस की अब बात चलेगी, जिसको आप लोग ग्रास नली के नाम से भी जानते हो, ग्रास नली, यानी इसी को आप लोग हिंदी में भोजन नली भी कहते हो। अब बात चलेगी भोजन नली की। ठीक है, ओइसोफेगस भी कह देते हैं इसको, ईसोफेगस भी कह देते हैं। कहीं कहीं ई से स्पेलिंग शुरू मिलेगी, कहीं कहीं ओ से, दोनों ही बिल्कुल सही है। इसको आप ग्रास नली या भोजन नली दोनों के नाम से जानते हो। ठीक है, अब मैम आ जाओ बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। आपको पेपर में इससे पहला पॉइंट पूछेगा कि आपकी जो फूड पाइप होती है इसकी लंबाई, इसको बेटा फूड पाइप भी कह देते हैं, फूड पाइप, यानी ऐसा पाइप जो आपके खाने को आपके पेट में लेकर जाएगा, फूड पाइप। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है भाई, इसकी लेंथ कितनी होती है, आप कहते हो 25 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आई ना। हिचकी कैसे आती है बेटा, हिचकी आती है डायफ्राम के खींचने की वजह से। डायफ्राम, फांसी लगाने पर ये जो आपकी हायोइड बोन होती है, ये आपके जो वो होता है जिसको एडम्स एप्पल कहते हो, उस पर प्रेशर डालती है, जिस वजह से आपका जो ट्रैकिया है वो प्रेस्ड हो जाता है और आप दम घुटने से मर जाते हो। ठीक है, खाना निगलते टाइम सांस रुक जाता है भैया, सांस रुकता, हाँ, तो उस दौरान आप सांस नहीं ले सकते जब खाने को निगलते हो। तुम इसे ट्राई भी मत करना, ये तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तुम दोनों में से एक ही क्रिया कर सकते हो, या तो खाने को निगल सकते हो या सांस ले सकते हो। खाना चबाते हुए तुम कितना सांस लो, चबा रहे हो सांस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसको निगलने की बारी आती है तब एक ही प्रक्रिया हो सकती है, या तो खाने को निगलो या सांस लो।
जब ये दोनों रिएक्शन, दोनों प्रतिक्रिया एक साथ हो जाती है, तभी लगता है तुम्हें फंदा, क्योंकि तभी एपिग्लोटिस बेचारा बीच में ही रह जाता है, ना खाने वाली नली को ढक पाता, ना सांस वाली नली को ढक पाता। ठीक है, क्लियर ना? कोई याद करता है हिचकी आती है इसलिए? नहीं भैया, इसलिए नहीं आती। अभी मैं सारी चीजें बताती चलूंगी, डकार क्यों आती है, ये धीरे धीरे पढ़ो तुम बायोलॉजी को, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये सब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, मेड्यूला ऑब्लिंगाटा, डकार, हिचकी सब। आपका डायफ्राम थोड़ा सा खिसक जाता है एक तरफ को, तब हिचकी हिचकी आती है। जब तक वो सही जगह नहीं आता तब तक ऐसा ही होता रहता है। आ जाओ आगे बात करते हैं कि ये ईसोफेगस जो होती है कितनी होती है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। अच्छा मैम जी, ये काम क्या करती है? तो ये जो ईसोफेगस है ये भोजन को आमाशय में ले जाकर गिरती है। भोजन, या जिसको आप लुगदी बोलते हो, मैंने कहा ना आपके मुंह में जो खाना रखा हुआ है उसको तो लुगदी कहते हैं, उसी लुगदी को ये पेट में गिराएगी धड़ाम से ले जाकर। तो भोजन बोल दो या लुगदी को आमाशय में ले जाकर गिराती है। आमाशय क्या होता है? आपका पेट, आमाशय में ले जाती है। तो लुगदी को आमाशय में ले जाने वाली नली का नाम बताओ, तो कहोगे ईसोफेगस। क्या करती है? भोजन को आमाशय में ले जाती है। इसका काम होता है ट्रांसफर फूड, ट्रांसफर फूड, जिसको आप बोलस भी बोलते हो, इनटू स्टमक। आपके स्टमक में ले जाकर गिराती है ये बोलस को बेटा, या फिर खाने को। ठीक है ना? दिखाओ मैम कैसे? देखो ऐसे, अभी दिखा देते हैं। देखो, ये रही तुम्हारी ईसोफेगस, ये रही, देखो ईसोफेगस, ये रही लंबी ट्यूब जो कहाँ जुड़ी हुई होती है? तुम्हारे पेट से जाकर, ये रहा तुम्हारा पेट, तो तुम्हारे पेट में ले जाकर गिरा देती है ये भोजन को इस तरीके से। तो ये है आपकी ईसोफेगस। ये हरा हरा सा खाना दिख रहा है, बोलस है ये बोलस, इस बोलस को ऐसे धड़ाम से पेट में गिरा देती है ले जाकर। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सी ट्यूब है जो खाने को पेट में गिराती है? आप कहोगे ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली। ये क्या करती है? भोजन को आपके पेट में ले जाकर गिरा देती है। ये तुम्हारा पेट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि मैम हमेशा जब खाना खाते हैं वो पेट में गिरता है जाकर। कभी खाना हम लेटकर भी खा रहे होते हैं, जैसे कोई बीमार है बेटा, अगर हमने किसी को खाना खिलाया, कोई बीमार है ऐसे लेटा है वो बेड पर, उसको ऐसे खाना खिलाया, तो उसके दिमाग में खाना यहाँ चला जाना चाहिए, फिर भी खाना ऐसे जाकर ऐसे पेट में चला जाता है। तो ऐसे क्यों होता है भाई? ऐसे क्यों होता है? ठीक है, छींक कैसे आती है? ये भी मेड्यूला ही कंट्रोल करता है। जब आपके हेयर्स के अंदर छोटे छोटे धूल के पार्टिकल जाते हैं तो आपके हेयर्स मूवमेंट करते हैं, जिससे गुली गुली सी लगती है और छींक आती है। ठीक है, क्विज कैसे होता है बेटा? क्विज सैटरडे में होता है। आप जब क्लास मतलब अपना बैच खोलोगे, ठीक है, रफ्तार बैच, उसमें जब आप देखोगे और आप वहाँ पर जिस भी क्विज को लगाना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट की, उस टीचर का फोटो दिखता है। जैसे आप क्लास देखते हो रिकॉर्डेड, वैसे ही उस पर क्लिक करना है, ऊपर टेस्ट लिखा होगा, टेस्ट वाले पोर्शन में जाना है, वहाँ क्विज आपको दिखती है। ठीक है, नहीं भैया उल्टी डायफ्राम के कारण नहीं आती है। ये सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे धीरे धीरे, डायफ्राम वायफ्राम ये श्वसन तंत्र में पढ़ोगे बेटा। ठीक है, अब देखो इधर, अब हमने बात करी कि आप लोग जब खाना खाते हो तो खाना जो होता है वो हमेशा पेट में क्यों गिरता है जाकर? जब लेटकर खाना खाए तब भी पेट में जाता है, जब बैठकर खाना खाए तब भी पेट में जाता है, खड़े होकर खाए तब भी पेट में जाता है। तो खाना पेट में क्यों गिरता है? तो खाना पेट में इसलिए गिरता है क्योंकि ये जो ईसोफेगस है ये करती है डांस, ये करती है प्यारे बच्चे डांस। मैम कैसे होता है इसमें डांस? तो इसके अंदर कुछ तरंगे बनती रहती हैं। जैसे ही देखो, कभी भी ट्राई करना, जब आप खाना मुंह में डालोगे ना, अपने आप मन करेगा इसे चबाऊं, लेके बैठ ही नहीं सकते कभी भी खाने को मुंह में। जैसे खाना लेकर ऐसे मुंह बंद करके बैठ जाओ, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बैठ जाओगे, तुम्हें अपने अंदर ही इच्छा आने लगेगी कि चबा भैया इसे, फिर तुम उसे चबाने लग जाते हो। तो ब्रेन अपने आप सिग्नल भेज देता है कि चबाओ भैया, चबाया। अब ज्यादा देर चबा भी नहीं सकते, चबाने के बाद ऐसा लगेगा इसे निकल जाओ निकल जाओ, तो तुम उससे निकल जाओगे। तो आपकी जब मुंह में खाना चल रहा होता है ना, जब आप अपने मुंह को ऐसे चबा रहे हो, तो इस ईसोफेगस को पता चल जाता है, इस ट्यूब को पता चल जाता है कि मुंह में कुछ है, अब ये इसे निकलेगा। तो इसमें तरंगे बनने लग जाती हैं, ऐसे ऐसे ये डांस करने लग जाती है, खुशी के मारे नाचने लग जाती है। खाना आएगा खाना आएगा, उसको पेट में ले जाकर गेरूंगी, तो मतलब ये खुश होने लग जाती है।
तो इसकी इस गति को कहते हैं क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। इसी के कारण खाना हमेशा पेट में गिरता है। और एग्जाम का क्वेश्चन है, सारे बच्चे नोट कर लेना, एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो आ जाओ दिखाती हूँ, तो पहले लिख लो फिर मैं दिखाती हूँ। तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो लिखोगे इसकी क्रमानुकुंचन गति के कारण। इसकी भैया इस फूड पाइप की, इस फूड पाइप में क्रमानुकुंचन गति होती है। इसकी क्रमानुकुंचन भी लिखा आता है, क्रमानुंचन भी आ सकता है कई बार। इसकी क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन आमाशय में गिरता है। ठीक है, भोजन कहाँ गिरता है? आमाशय में। ठीक है, आमाशय में गिरता है। समझ में आ गई बात? इसकी क्रमानुकुंचन गति के कारण ही भोजन है वो आमाशय में गिरता है, याद रखना है, पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आ गया खाना, आ गया खाना, तो खुश होती है ये। तो ये एग्जाम का वो है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, शायद मैंने आपको क्विज में भी दिया है कि ये जो आपकी फूड पाइप होती है या आपकी ग्रास नली जो होती है, इसके अंदर क्रमानुकुंचन गति होती है, उसी की वजह से खाना पेट में गिराती है ले जाकर। ठीक है, तो लिखोगे ड्यू टू इट्स पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, फूड ट्रांसफर, फूड कहाँ जाकर गिरता है? पेट में। फूड ट्रांसफर टू स्टमक, तो हमेशा आपका जो खाना है वो कहाँ जाकर गिरता है? आपके स्टमक में जाकर गिरता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि मैम कैसे डांस करती है। बहुत बड़ी डांसर है ये जो आप लोगों की फूड पाइप होती है। तो देखो ये कर रही डांस, क्या तुम में से कोई ऐसे स्टेप कर सकता है? बताओ, ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे डांस कर रही है। तो मतलब देखो ये है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, ये इसमें तरंगे बनने लग जाती है। और ये जो खाना है, ये खाना इन तरंगों की वजह से नीचे को और नीचे होता है पेट, उसमें जाकर गिर जाता है। तो ये डायग्राम दे सकता है आपको, ये डायग्राम दे सकता है। यहाँ पे पूछेगा ए क्या है बताओ, और बी प्रतिक्रिया पूछेगा, कहेगा ए और बी दिए हुए हैं, इसमें ए क्या है और बी कौन सी प्रतिक्रिया, ए एक प्रतिक्रिया के द्वारा पेट में गिर रहा है जाकर, तो ए का नाम बताओ और बी कौन सी प्रतिक्रिया है, बी कौन सा यहाँ पर मूवमेंट है, इसके बारे में बताओ। तो आप कहोगे ए तो है भैया तुम्हारा भोजन, ये है तुम्हारा भोजन, और भोजन जो है ये ए पेट में जाकर गिर रहा है एक प्रक्रिया के द्वारा, और बी जो है ये एक प्रक्रिया हो रही है, इसको कहते हैं पेरिस्टेल्सिस, क्रमानुकुंचन। क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति के कारण ऐसा हो रहा है। क्रमानुकुंचन गति जो होती है इसके वजह से खाना पेट में जाकर गिर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया ही है अभी ये फोटो, तो ये जो इसमें ऐसे ऐसे वेव्स बन रही हैं ऐसे ऐसे, इसी की वजह से ये जो खाना है ये पेट में जाकर गिर रहा है। तो इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है इसकी मसल्स में, इसकी जो मसल्स होती हैं वो ऐसे क्या करती है, डांस टाइप करती हैं, तो वेव्स बनती हैं इनमें। तो ये वेव्स ही आप लोगों की क्या कर रही होती हैं, आपके खाने को आपके पेट में ले जाकर गिरती है। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें आप लोगों को याद करनी है। बात समझ में आई? बताओ। ठीक है, और इतनी जल्दी देखो टाइम भी हो गया है ना। मैं सोच के क्या आई थी कि आज इन्हें लीवर वीवर करवा कर जाऊंगी, मेरा एम था कि आज की क्लास में इन्हें पेट वेट पढ़ाकर लीवर कंप्लीट करवा दूंगी। अभी तो भैया पेट पर पहुंचे भी नहीं है। तो देखो इतने सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हो जाते हैं और टॉपिक में इतना टाइम लग जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब टाइम हो गया। तो देखो कितना कम मैं आप लोगों को चीज़ें बता पाई हूँ, समझाने में, कॉन्सेप्ट समझाने में इतनी सारी चीज़ें हमारा टाइम चला जाता है। तो कोई बात नहीं, हम करेंगे ऐसे कि एक भी प्रश्न हमसे पेपर में ना छूटे, चाहे टाइम लगे, क्योंकि अभी पेपर के लिए कोई डेट नहीं है, अभी खूब टाइम है तुम्हारे पास। पेपर कहीं आप लोगों का नवंबर में होगा जाकर। ठीक है, ऐसा मानो कि आपके पास 5 महीने हैं बहुत अच्छे से चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, अग्नाशय का आकार, बेटा अभी अग्नाशय पर आए ही नहीं है हम लोग। वो एक कॉन्ट्रेक्टाइल थैली होती है जो सिकुड़ती है, फैलती है, तो उसका जो उसके बारे में जो मेन पॉइंट है उसके बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ, इनमें से कोई भी डायग्राम आपको पेपर में आ सकता है।
कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है। अब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। ठीक है, जहां जरूरत होगी बेटा वहां मैं पीडीएफ से भी पढ़ाऊंगी बिल्कुल। अभी ये ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब समझ लोगे तो दिमाग में अपने आप छप जाएगा और पेपर में अपने आप करके आओगे। तो जो जहां पर लिखने वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा वहां पीडीएफ का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।